ये बात सही है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत संघर्ष छुपा होता है। हाँ, हाँ। और वो संघर्ष किसी को दिखता नहीं है। हुँ, हुँ। दिखता है वही नेम फेम, हाँ। क्या जितना नाम हो गया, इतने शोज हो रहे हैं, हुँ, हुँ। इतने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हाँ। जब हमारे संघर्ष के दिन थे, हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे। हुँ, ज़्यादा हमारे पास संसाधन नहीं उपलब्ध होते थे हाँ, कि ये जो एफबी की या इंस्टा की या यूट्यूब की जो पॉपुलैरिटी है, हाँ, हाँ। ये पॉपुलैरिटी थोड़ी देर की है। पर जब तक अपने आप को आप तपाएंगे नहीं, हुँ, तब तक आपकी तपस्या लोगों को दिखेगी नहीं, हुँ, और दिखेगी नहीं तो उसको लोग सराहेंगे हुँ, हुँ। नहीं। मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो वॉच टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ है संगीत के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम एंड वर्ल्ड वाइड फेमस सिंगर श्री अनूप जलोटा जी के प्रिय शिष्य श्री प्रभंजय चतुर्वेदी सर। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉच टीवी में। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अ, टीवी वॉच के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और भाई सौरभ को। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया में, इवन टीवी में आप काफ़ी बड़े बड़े शोज करते हैं। और जैसे कि सर, काफ़ी लोग देखते हैं आपको, मतलब प्रेरणा मानते हैं आपको। और सर, एक ऐसा माना जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे काफ़ी स्ट्रगल की कहानी होती है। तो सर, आज वही सब आपसे जानने का कोशिश करेंगे। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अ, ये बात सही है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत संघर्ष छुपा होता है, हाँ, हाँ। और वो संघर्ष किसी को दिखता नहीं है। हुँ, हुँ। दिखता है वही नेम फेम, हाँ। क्या जितना नाम हो गया, इतने शोज हो रहे हैं, हुँ, हुँ। इतने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हाँ। इतने जगह बुलाया जाता है। उसके पीछे हमारा बहुत संघर्ष है, बहुत साधना है, बहुत तपस्या है, बहुत रियाज़ है, हुँ, हुँ। बहुत मेहनत है। उसके पीछे सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया, उसको हमने पूरे ईमानदारी से सीखा। हाँ, मेरे प्रारंभिक गुरु मेरे पिताश्री रहे, हाँ। स्वर्गीय मारुति शरण चतुर्वेदी जी। और संयोग से आज जब हम लोग बैठे हैं तो आज फादर्स डे भी है। हाँ, हाँ। तो इसी बहाने मैं अपने श्रद्धा सुमन अपने पिताश्री के और प्रारंभिक गुरु के चरणों में अर्पित करता हूँ। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने संगीत की जो विधिवत शिक्षा है, हुँ। स्वर्गीय श्री आर आर घुले जी, ग्वालियर घराने से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। सुगम संगीत की मैंने शिक्षा स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद शर्मा जी से ली। उसके बाद संगीत की उच्च शिक्षा मैंने स्वर्गीय पंडित विमलेंदु मुखर्जी साहब से ली। और उसके बाद मेरा ये सौभाग्य रहा कि जिनको मैंने अपना आदर्श माना भजन गायन में, भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा और अपने पास बुलाकर मुंबई में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उन्होंने मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा दी। और बहुत सारी चीज़ें जो एक कलाकार को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे खुलकर बताई, सिखाई, जिसका मैं पालन कर रहा हूँ। और आज भी मैं अपने आप को एक सफल व्यक्ति नहीं समझता, मैं एक अभी अपने आप को एक सफल विद्यार्थी समझता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा आदमी को एक सीखने की ललक हमेशा रहनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी से भी हो, गुरु से हो, घर में माता पिता से हो, भाई बहनों से हो, या अपने दोस्त यारों से हो, या आप जैसे जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग वॉच टीवी के माध्यम से, जो हमारे शहर की अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं उन्हें एक मंच दे रहे हैं, उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को आपसे भी सीखनी चाहिए और सब सीखों को मिलाकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो और जो हमारे गुरुओं ने या जो हमारे आदर्श लोगों ने, माता पिताओं ने जो हमको शिक्षा दी है, उसका हमको बहुत ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। और जिस भी क्षेत्र में हैं आप, चाहे पढ़ाई में हो, संगीत में हो, खेल में हो,
चिकित्सा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपने क्षेत्र के साथ आप पूरा न्याय करें। जितना समय आपको उसके लिए देना है, यदि आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, घर में होमवर्क नहीं करेंगे, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसी तरह संगीत का भी वही हिसाब किताब है। यदि आप संगीत में समय नहीं देंगे, रियाज नहीं करेंगे, तो आप एक सफल कलाकार नहीं बन पाएंगे। तो आने वाले लोगों के लिए मेरे ये एक सुझाव है कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी और लगन से पूरा प्रयास करें। साथ ही जो लोग हमें जिस प्रकार से शिक्षा देते हैं, बताते हैं, उसका हम पूर्ण रूप से पालन करें, तो हमें सफलता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी बड़ा नाम है आपका, तो सर एक गाने के साथ आगे की बातचीत चालू शुरू करेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आज सुबह ही मैं जब रियाज कर रहा था, तो ये गज़ल गुनगुना रहा था। ये गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह, रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या सर जैसे कि आप इतना अच्छा गाते हैं और एक सिंगर को अपने गले को मतलब मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो इसको आप किस प्रकार से वो अच्छे से मतलब मैनेज करके रखते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। कितना अच्छा गाते हैं ये तो मैं नहीं बोल सकता, मैं गाता हूँ। हाँ ये आप लोगों को अच्छा लगता है हाँ तो ये अच्छी बात है। हाँ, गले को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो हम रियाज करते हैं। हाँ हाँ रियाज बहुत ज़रूरी है। हाँ। रियाज से गला आपका मेंटेन रहता है। हम्म। जितना आप रियाज करेंगे उतना गला आपका हाँ। सजा हुआ रहेगा। और और खान पान में हम विशेष हाँ। ध्यान रखते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा, मिर्च मसाले वाला, हाँ। ऑयली या खट्टा, हम्म। स्पेशली अचार या चाट, हाँ। गुपचुप, ठंडे में आइसक्रीम या ठंडा पानी, इस तरह की चीज़ों से हम थोड़ा सा परहेज़ करते हैं। जब हमारे शोज़ वगैरह होते हैं हाँ। उस दिन थोड़ा ध्यान देते हैं। बाकी तो जो भी है गले को जो मेंटेन करना है, वो जहाँ तक है आप रियाज से उसे मेंटेन कर सकते हैं। सबकी गले की अपनी अपनी तासीर होती है। किसी को ठंडा सूट नहीं होता, किसी को खट्टा सूट नहीं होता, किसी को बहुत ज़्यादा गर्म भी सूट नहीं होता। तो सबकी अपनी अपनी तासीर है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, तेल वाला खाना, खट्टा और ठंडा, इन 3 चीज़ों से एक गायक कलाकार को काफ़ी परहेज़ करना चाहिए।
सर जैसे कि आपको काफ़ी लोग सुनते हैं और काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं, और एज अ आपके जैसे बनना जो चाहते हैं और मतलब संगीत के लाइन में आना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट कैसे करें और क्या कुछ अपने हिसाब से आप उनको कहना चाहिए? जो भी संगीत के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो संगीत की विधिवत शिक्षा लें हम्म, और शास्त्रीय संगीत को सीखें, क्योंकि शास्त्रीय संगीत किसी भी संगीत का मूल है, हाँ। उसकी जड़ है, हम्म, उसका बेस है। यदि वो अच्छा होगा तो आप सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। हाँ। तो इसीलिए जो भी आने वाले कलाकार हैं, नवोदित कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत को समझें और समझ के उसे गाएं, तो उनको ज़्यादा आनंद आएगा और किसी भी चीज़ को वो बहुत अच्छे से गा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा कि नियमित रूप से अभ्यास करें, हम्म, रियाज करें, और यदि आपको सफलता पाना है तो उस चीज़ के पीछे आपको अपना पागलपन दिखाना पड़ेगा, दीवानापन दिखाना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा जो भी अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं, उनको सिर्फ एक ही गोल दिखता है, एक ही टारगेट दिखता है कि मुझे उस लक्ष्य को पाना है। हाँ। उस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत होती है हम्म, वो लोग करते हैं ईमानदारी से, पूरे लगन के साथ, तो वो निश्चित उनको सफलता मिलती है। तो मैं आने वाली जो भी जनरेशन है म्यूज़िक के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे ये बात बहुत जोर देकर कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत को सीखें, नियमित रूप से अभ्यास करें, रियाज करें और हर चीज़ को खूब अच्छे से मन लगाकर गाएं, तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। सर मेहनत से एक बात याद आया कि एज अ ऑफिसर आप सेल्स में भी वर्क करते हैं और साथ ही साथ आप संगीत के क्षेत्र में भी हैं, तो सर कैसे टाइप से मैनेज करते हैं ये दोनों चीज़ें? ये अच्छा सवाल है। मेरी जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो नौकरी है, हाँ, हाँ। वो भी कला के क्षेत्र में ही लगी है। हाँ, हाँ। हम लोगों को, कुछ अच्छे कलाकारों को भिलाई इस्पात संयंत्र ने सेवा का अवसर दिया। कला एक चीज़ के लिए हमेशा परेशान रहती है। आप देखे होंगे, आपने सुना होगा, ये पुरानी कहावत है हाँ, कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं है। तो कला के जो साधक हैं, जो कला के जो उपासक हैं, उन्हें अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए एक कोई शेड चाहिए होता है। हाँ, हाँ। यदि किसी का वरद हस्त आपके ऊपर आ गया तो आप अपनी कला में और निखार ला सकते हैं और विकास कर सकते हैं। तो वो शेड का काम हमारे लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने किया। हम्म, जब हमारे संघर्ष के दिन थे, हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे, ज़्यादा हमारे पास संसाधन नहीं उपलब्ध होते थे। हाँ, उस समय भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे बड़े संस्थान ने हमें कला के क्षेत्र में नौकरी देकर हमारी कला को एक संरक्षण दिया, हाँ, तो जिससे हमको एक नई ऊर्जा मिली और हमने अपने क्षेत्र में और अच्छा काम किया। तो जब भिलाई इस्पात संयंत्र ने हमारी कला को पहचान कर हमें रोजगार दिया, जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारा परिवार चल रहा है, हम सब आज उसी के बलबूते हैं, तो क्यों ना हम भिलाई इस्पात संयंत्र को रिटर्न गिफ्ट के रूप में उसके, जो उन्होंने हमको ड्यूटी दी है, उसको पूरी ईमानदारी से करें। वो पूरी ईमानदारी से उसके साथ सेवा जो उन्होंने हमको दी है, पूरी ईमानदारी से उसके साथ काम करें। और भिलाई इस्पात संयंत्र में भी हमारा जो काम है वो कला से संबंधित है। हाँ। या तो हम प्रोग्राम करते हैं या करवाते हैं। हमारी जो प्रबंधन है, उच्च प्रबंधन इतनी अच्छी है कि हम जो भी बोलते हैं उसको वो लोग मानते हैं, हमारी बात को सुनते हैं और हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमें कोई भी अड़चन किसी भी तरह से नहीं आती है, बल्कि हमें बहुत सहयोग मिलता है भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का, हमारे उच्च अधिकारियों का। मैं आपके वॉच टीवी के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र को और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें कला के क्षेत्र में रोजगार देकर हमारे कला को और आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। सर इससे एक गाना जो याद आता है कि मेरा आपकी कृपा से, तो एक गाना भी। यस, ये भजन वाकई बहुत अच्छा है और इसमें एक समर्पण की भावना है। हम लोग ये जो सोचते हैं कि हर काम मैं कर रहा हूँ, हाँ, हम कर रहे हैं, हाँ, ये सब नहीं है। करवाने वाला कोई और है। ये उसकी महानता है, ये उसका बड़प्पन है, उसकी उदारता है कि वो सारा श्रेय आपको देता है। पर्दे के पीछे रहकर करता कोई और है हाँ, और श्रेय जाता है आपको।
है ना। तो इसलिए इस भजन में एकदम वास्तविकता का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा भजन आपने कहा ये गाने के लिए। वाकई आज हम सब जो भी हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से हैं, प्रभु की कृपा से हैं और अपने शुभचिंतक लोगों की शुभकामनाओं से। तो ये सब उन्हीं की कृपा से है। तो ये भजन ऐसे ही सब लोगों के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सर जैसे कि आपने एक बात कही थी कि संघर्ष, क्योंकि अभी तो लाइफ चेंज हो गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ चेंज हो गई, तो आपके लाइफ में संघर्ष जो किए हैं आप, जो उस दौर में थे जब वो कुछ नहीं था, तो थोड़ा सा उसके हाँ बारे हाँ, में। ये अच्छी बात है कि आज की तारीख में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हाँ हाँ सोशल मीडिया हमारे पास है, अपने हाथ हाँ नहीं है। हाँ अपनी कोई भी पोस्ट उठाओ, हाँ एफबी में, यूट्यूब में, हाँ इंस्टा में, कहीं भी पोस्ट कर दो। हाँ हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था। हम्म, हमारे ज़माने में अपने आप को प्रचारित करने का एकमात्र माध्यम होता था न्यूज़पेपर, हाँ दैनिक समाचार पत्र। यदि उसमें आपकी फ़ोटो छप गई, हाँ आपका समाचार आ गया, हम्म, तो आप फिर बहुत बड़े स्टार हैं। हाँ और वो समाचार भी बड़े आसानी से छपता नहीं था। हाँ कोई आपकी उपलब्धि ऐसी होनी चाहिए हम्म, राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की, जिसको प्रेस वाले कवरेज देते थे। हाँ तो हम लोग बड़े प्रयासरत रहते थे कि किसी भी तरह एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीते हैं हाँ या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीते हैं, जिसमें कि हमारी फ़ोटो आए हाँ पेपर में, हमारा नाम छपे, हम्म, हमारे बारे में छपे। तो इस तरह की हमने बहुत सी संगीत की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। हाँ और जब वहाँ विजेता बने हम्म, तो वो पेपर में आया। तो इस तरह से हमने संघर्ष किया और अपने नाम को धीरे धीरे स्थापित किया। उसके बाद इसका जो दूसरा जो सेकंड स्टेप था, हाँ वो ये था कि हम रेडियो में गाने गए। हम्म, उस वक्त रेडियो का बहुत चलन था। हाँ लोग रेडियो सुनते थे। पुराने ज़माने में आपको याद है, हाँ लोग साइकिल में ट्रांजिस्टर लेके चलते थे। रेडियो का इतना क्रेज था। हाँ तो रेडियो से गाना शुरू किया हम लोगों ने। हम्म, रेडियो में
उस वक्त हम लोगों को ग्रेड दिया जाता था, हाँ, तो मुझे सबसे पहले बी ग्रेड मिला, हम्म, फिर बी हाई ग्रेड मिला, हम्म, अभी तो मैं ए ग्रेड का आर्टिस्ट हूँ। हाँ, फिर रेडियो से धीरे धीरे टीवी में गाना शुरू हुआ। हाँ, हाँ, तो इस तरह से हम लोगों का धीरे धीरे प्रचार हुआ। लोगों ने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा, फिर रेडियो में सुना, और फिर टीवी में हमको देखा। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों का जो संघर्ष रहा, बहुत बहुत ही मतलब हमने संघर्षमय जीवन व्यतीत किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम भिलाई में थे। भिलाई में कोई भी चीज़ का हेडक्वार्टर नहीं था। हाँ, प्रिंट मीडिया यदि आपको है, यदि है, तो सब पेपर के हेडक्वार्टर रायपुर में, अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो हाँ, रायपुर में, टीवी स्टेशन रायपुर में। हम्म, कोई भी काम करने के लिए आपको रायपुर तक जाना पड़ता था, हाँ, और जाने के संसाधन वैसे नहीं थे। एक ट्रेन थी, एक बस थी, हाँ, अपनी गाड़ी से जाने का सवाल ही नहीं होता था। हम्म, वैसी आर्थिक स्थिति होती नहीं थी हाँ, हाँ, कि अपनी गाड़ियों से जाएं। तो किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंच के अपने बारे में बता के तब लोगों को हमने अपना नेम फेम स्थापित किया। आज के लोगों के लिए तो संघर्ष कुछ रहा ही नहीं है। हाँ, हाँ, अपना एक गाना उठाया और पोस्ट किया, शाम तक उसमें 100-150 लाइक आ गए। तो बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो एफबी की या इंस्टा की या यूट्यूब की जो पॉपुलैरिटी है, हाँ, हाँ, ये पॉपुलैरिटी थोड़ी देर की है। हम्म, आज कितने पोस्ट आते हैं आप बताओ, हाँ, कितने पोस्ट आप देखते हो, या टीवी चैनल्स में भी कितने प्रोग्राम्स आते हैं, कितने हाँ, रियलिटी शो आते हैं, कितने लोग आए विनर हुए लोग भूल गए। हाँ, लेकिन किशोर कुमार जी को, हम्म, मोहम्मद रफ़ी साहब को, लता जी को, मुकेश जी को आज भी लोग याद रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साधना थी, उनका रियाज था, उनकी मेहनत थी। तो इसलिए मैं बार बार ये कहूँगा आने वाली जनरेशन से कि खूब तपस्या करें, खूब साधना करें। जब तक अपने आप को आप तपाएंगे नहीं, तब तक आपकी तपस्या लोगों को दिखेगी नहीं, और दिखेगी नहीं तो उसको लोग सराहेंगे नहीं। इसलिए खूब मेहनत करें, खूब रियाज करें। आप प्रचारित और प्रसारित हाँ, अपने आप होंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो। सर जैसे कि आप नाम और वैसे तो सम्मान काफ़ी सारा आपके पास है, जैसे जो भी बड़ा बड़ा जो मोमेंटो आपको जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शो और एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ से मतलब पूरा जो एक ऐसा बड़ा सा जो बोलते हैं ना कि एक यहाँ से मतलब पूरा मतलब काम मतलब वो सब आगे बढ़ना बिल्कुल। 91 की बात है। हाँ, हाँ, भारत की सबसे प्रसिद्ध संगीत संस्था सुर सिंगार, हाँ, हाँ, मुंबई, हाँ, वहाँ पे अच्छे अच्छे कलाकारों को मौका नहीं मिलता है। हम्म, उस वक्त कैसेट भेज के हम लोग अपना ऑडिशन देते थे। हम्म, उसमें यदि कोई सिलेक्ट हो जाता था हाँ, तो उसको वो लोग परफॉर्म करने बॉम्बे बुलाते थे। हम्म, तो मैं उस वक्त तो एक सीख ही रहा था, हम्म, एक नवोदित कलाकार था। हाँ, मैंने ट्राई किया, हम्म, मैंने अपना कैसेट भेजा वहाँ, हाँ, मुझे उनका रिप्लाई आ गया हाँ, कि आपका सिलेक्शन हो गया है, हम्म, आप आइए, आपको यहाँ प्रस्तुति देनी है। हाँ, हाँ, मैं बम्बई पहुँच गया। हम्म, 91 की बात है ये। बम्बई हम लोग पहुँचे, बम्बई की जैसी माया नगरी, हाँ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कलाकार। हम्म, और वहाँ पे जब स्टेज में पहुँचे हम्म, तो हमने देखा कि बम्बई के सारे दिग्गज कलाकार वहाँ गा रहे हैं, हाँ, और उन्हीं के बीच हमको गाना है। हम्म, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था, हाँ, डर भी था, एक खुशी भी थी, लेकिन हमने गाया वहाँ। हाँ, हमने जब गाया हम्म, तो उसके जो संस्थापक थे, स्वर्गीय पंडित ब्रिजनारायण जी, हाँ, उन्होंने आके मेरी पीठ थपथपाई। हम्म, बोले, बेटे बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारा संगीत में बहुत अच्छा भविष्य है, हम्म, और खूब रियाज करो, और तुमको सुर सिंगार के मंच पर हर साल आना है। इस साल तुम भजन गाने आए हो, अगले साल गजल भी गाने आना। तो वहां से मेरे को जो ब्रेक मिला हाँ, बम्बई से, हम्म, तो उस तरह से फिर मेरी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। मैं बम्बई में मिला लोगों से, बड़े बड़े संगीतकारों से, बड़े बड़े गायकों से मिला। वहीं मेरी अनूप जी से भी मुलाकात हुई। अनूप जी ने मुझे वहीं सुना, रविंद्र जैन साहब ने सुना, कल्याण जी आनंद जी साहब ने सुना। बड़े बड़े संगीतकारों से मेरी मुलाकात हुई। सर हमने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, देखे थे, जिसमें अनूप जलोटा सर से क्वेश्चन किया गया था कि आप इतने बड़े सिंगर हो लेकिन आप किसी के फैन हो गए ऐसे बोल के, लेकिन सर आपका नाम लिए थे, तो उस बारे में क्या बोलेंगे? ये अनूप जी का बड़प्पन है, उनकी हाँ, हाँ, उदारता है। वाकई दुनिया भर में उनके प्रशंसक हैं, हाँ, और वो मुझे वाकई अपना सबसे अच्छा शिष्य मानते हैं। हाँ, और शिष्य कम, अपने पुत्रवत ज़्यादा मुझे स्नेह देते हैं। हाँ, तो ये उनका प्यार है,
मेरा सौभाग्य है कि मेरा गाना उनको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं और उतने ही ईमानदारी से और उतने ही अपनत्व से मुझे वो सिखाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, बताते हैं। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु को मेरा गाना अच्छा लगता है और वो मेरे फ़ैन हैं, ऐसा उन्होंने कहा अपने एक वक्तव्य में। तो ये मेरे लिए भी बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। लेकिन सर एक सवाल हम लोग आपसे पूछेंगे कि आप किनके फ़ैन हो? जैसे कि सर ने बोला कि लेकिन कोई ना कोई होता है, लेकिन निश्चित आपके। मैं भजनों में अपने गुरु हुँ, अनूप जलोटा जी का फ़ैन हूँ हाँ। और गज़लों में जगजीत सिंह साहब का फ़ैन हुँ, हूँ। हुँ। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसा कि देखते हैं कि एक सफल पर्सन के पीछे ऐसा कोई शख्स रहता है जो हर वक्त साथ देते हैं, और चाहे मतलब पेरेंट्स हो गए, दोस्त यार हो गए, लेकिन आपके लाइफ में जो होंगे जो अभी भी मतलब जो मतलब कुछ भी सिचुएशन कभी भी बिगड़े चाहे अच्छा हो, लेकिन एक होता है तो उनका उनके बारे में। मेरे जीवन में मेरे जो सबसे प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने मेरे कदम-कदम पे मेरा साथ दिया, हुँ, वो मेरे पिताश्री रहे। हुँ, हुँ, कैसी भी परिस्थिति में वो मेरे साथ खड़े रहे। हाँ, हाँ, बम्बई में जब हम गए हुँ, हुँ, सीखने के लिए, तो मैं बताता हूँ आपको कि वो मेरे साथ गए। हाँ, हाँ, हम लोग एक छोटे से रूम में रहते थे। हाँ, वो अपने हाथ से खाना बनाते थे मेरे लिए, हुँ, खाना बना के खिलाते थे और मैं उनको बोलता भी था कि मैं क्लास में जा रहा हूँ अनूप जी के पास, आप क्या करोगे? हाँ, हाँ, नहीं, बोले हम क्या करेंगे रूम में, हम भी चलते हैं। तो वो इस अवस्था में हुँ, हम लोगों के पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं होते थे, हाँ, तो हम लोग पैदल जाते थे, हुँ, फिर बस से जाते थे, हुँ, फिर लोकल ट्रेन से जाते थे। तो हर विषम परिस्थिति में मेरे पिताश्री मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने मुझे पीछे से एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, धकेला कि जहाँ भी मैं परेशान हुआ, उन्होंने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा और हर परेशानी से मुझे दूर किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे हर परेशानी में, हर मेरी सफलता में मेरे पिताश्री का बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो नहीं होते, वो मुझे इस क्षेत्र में नहीं लाते, तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। सो दोस्तों ये था सर का इंटरव्यू, और आशा करते हैं कि सर काफ़ी कुछ बताए हैं और जो आगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में, और कोशिश करेंगे कि और अच्छा कंटेंट आप लोग के सामने लाएंगे तब। और एक बात सर से कहना चाहूँगा कि सर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो सर टाइम जो दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नहीं, धन्यवाद आपका कि आप लोग ने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे इस लायक समझा कि वॉच टीवी में मैं आऊँ और मैं ये कामना करता हूँ कि वॉच टीवी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। ऐसे ही आप अच्छे-अच्छे लोगों के इंटरव्यू लें और आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। खूब अच्छे-अच्छे प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करें। खूब-खूब शुभकामनाएँ, खूब-खूब बधाई।